आजकल न्यायालय की उच्च आसंदी पर बैठने वाले कुछ माननीय न्यायाधीशगण अधिवक्ताओं का अपमान करना अपना अधिकार समझने लगे। मैं यहाँ विनम्रता पूर्वक यह आग्रह कर देना चाहता हूँ कि ऊंची आसंदी पर बैठकर कोई महान नहीं होता है। व्यक्ति सदैव अपने गुणों से महान होता है। और इसी बात को समझाने के लिए जब हनुमान जी को लंका के दरबार में पेश किया गया तो ऊंचे ऊंचे सिंहासन पर दरबारियों ने भगवान का राम का निरादर करने की नियत से हनुमान जी को बैठने के लिए कोई उचित आसन नहीं दिया। तब हनुमान जी ने भगवान राम की सामर्थ्य को समझाने की नियत से अपनी पूंछ का ही सिंहासन सारे दरबारियों के सिंहासन से ऊपर बढ़ाकर राम की प्रतिष्ठा को स्थापित किया। अतः मैं आप सभी माननीय न्यायाधिपतियों से विनम्रता पूर्वक यह आग्रह करता हूँ कि आम जनता को न्याय दिलाने आए अधिवक्ता गणों को अपने से कमतर और छोटा न जाने। वास्तव में देश के प्रजातंत्र को सुरक्षा रखने की जवाबदारी यदि कोई उठा रहा है तो वह हमारा अधिवक्ता ही है। सारा देश देख रहा है कि अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और देश के नेता तो भ्रष्टाचार का मुकुट ही बन चुके हैं और न्यायाधीशगण भी नए नए कीर्तिमान स्थापित करने लगे हुए हैं। ऐसी स्थिति में हमारी बार जो वास्तव में न्यायालयों में आम जनता की प्रतिनिधि है वह न्यायालय की कार्यवाहियों का आईना है। अतः बार के द्वारा न्यायपालिका को यदि न्यायिक कार्यवाहियों में कमियों का आईना दिखाया जाता है तो इसे सहजता से स्वीकार करते हुए न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को बढ़ाने में सहयोगी बनना चाहिए। यहाँ मैं पुनः दो पंक्तियों में अपनी बात कहना चाहता हूँ। बार बेंच की जननी है, बार बेंच की पथदर्शक, बार बेंच पर अंकुश है, बार न्याय की रक्षक। हे न्यायाधीश गणों, आपका जन्म हमारी बार से ही हुआ है और आगे भी हमारी बार अनेक न्यायाधीशों को जन्म देगी। जन्म देने वाली माता का कर्तव्य होता है कि अपनी संतानों को चलना बोलना सिखाए और हमारी बार ही न्यायालयों में न्यायाधीशों का पथदर्शन करती है। माँ का कर्तव्य है यदि उसकी कोई संतान गलती करे तो उस गलती को सुधारे। इसी कारण जब कोई न्यायाधीश गण गलत फैसला देते हैं तो हमारी बार ही उस फैसले को दुरुस्त करवाने हेतु अपील करती है। वास्तव में देश के प्रजातंत्र और न्याय की कोई रक्षा कर रहा है तो वह बार ही है। इसलिए मैं इस महान न्यायिक आसंदी के सामने खड़े होकर अपनी इस महान बार की ओर से देश के सभी न्यायालयों में ऊंची ऊंची आसंदियों पर बैठे माननीय न्यायाधीश गणों से यह करबद्ध आग्रह करता हूं कि वे अपने न्यायालयों में आम जनता के लिए न्याय मांगने आने वाले अधिवक्ता गणों का अपमान करने की भूल न करें। उनके द्वारा किया जाने वाला अमर्यादित आचरण सिर्फ किसी अधिवक्ता का ही नहीं अपितु समूचे न्यायालय का अपमान होने से असहनीय एवं निंदनीय है। माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय, मैं अपने मध्य प्रदेश न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के कार्यकाल में प्रदेश की न्याय व्यवस्था को सुधारने के लिए अथक प्रयास किए हैं। न्याय परिवार का मुखिया होने के नाते आपके द्वारा सुधार किया जाना आवश्यक भी है, परंतु आम जनता के हितों में किए गए कार्य एवं प्रयास अपनी कसौटी पर कितने खरे उतरे इसका आकलन आम जनता के द्वारा ही किया जाएगा। अतः न्यायालय में आम जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली बार ही की अभिव्यक्ति इस संबंध में महत्वपूर्ण होती है। मैं अभी कुछ दिन पूर्व ही मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ का अध्यक्ष पदासीन हुआ हूँ। मैं नहीं जानता कि हमारे पूर्व अध्यक्ष ने आपके द्वारा किए गए न्यायिक सुधारों के परिणामों के संबंध में आपको कुछ बताया भी है या नहीं, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे चुने हुए अधिवक्ता प्रतिनिधि महत्वपूर्ण पदों पर वर्चस्व स्थापित करने के लिए पूरे जोर शोर से लगे हुए। मैं माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे अधिवक्ता प्रतिनिधियों की बुद्धि में विशेष रूप से विराजमान हो सके ताकि वे अपने व्यक्तिगत हितों को त्याग कर आम जनता एवं आम अधिवक्तागणों के हितों की रक्षा करें। माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय, आपने जो भी क्रांतिकारी सुधार किए हैं हमारी न्याय प्रणाली में किए हैं, इन सबके परिणाम को आप तक पहुंचाने की जवाबदेही मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के सदस्यों के द्वारा मुझे प्रदान की गई है। अतः आज सभी माननीय न्यायाधीश गणों के समक्ष मैं व्यक्त करना चाहता हूँ, भले ही आज दिनांक को आप सेवानिवृत्त हो जाएंगे, परंतु मुख्य न्यायाधीश का पद तो सदैव ही बना रहेगा। माननीय न्यायाधिपति महोदय, आपके द्वारा न्यायालयों में पुराने प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाने की नियत से 25 जुड़े हुए प्रकरणों को तीव्रता से निपटाने के आदेश दिए गए। आपके द्वारा पारित आदेश सद्भावना पूर्वक था, परंतु उन प्रकरणों को समय सीमा में निपटाने का दबाव के कारण न्यायाधीश गणों ने तेजी से एक ही दिन में अनेकों गवाह न्यायालय में गवाही देने उपस्थित समझ जारी किए। एक ही दिन में अनेकों गवाह न्यायालय में गवाही देने उपस्थित होते रहे और न्यायाधीश गण
भी दबाव और मजबूरी में आकर न्यायालय के दोनों कठोरों में गवाही प्रारंभ करवाने लगे और तीसरे प्रकरण में भी अधिवक्ता की बहस सुनने की व्यवस्था होने लगी। गवाहों का ज्यादा प्रतिपरीक्षण न्यायालयों ने समय के अभाव होने के कारण न्यायालय द्वारा प्रतिपरीक्षण में अंकुश लगाने लगे। अत्यधिक पुराने प्रकरणों में बचाव साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत करने में 1 या 2 अवसर देकर प्रकरण का विचारण समाप्त करने लगी। न्यायालयों की गैर न्यायिक कार्यवाही की वजह से अगर अधिवक्ता गणों के द्वारा एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में प्रकरण स्थानांतरित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किए तो अप्रत्यक्ष रूप से उच्च न्यायालय की रोक होने के कारण ऐसे सभी आवेदनों को निरस्त कर पक्षकारों को न्यायालय की अनुचित कार्रवाइयों के सामने नतमस्तक होने व्यवस्था कर दिया गया। न्यायालय की सारी मर्यादाएं तार तार हो गई। विचारण न्यायालय के न्यायाधीशों का मकसद अपनी नौकरी की चिंता हो गया, जिस कारण प्रदेश भर के लाखों अधिवक्ताओं ने न्यायालय की कार्यवाही का प्रतिकार किया और जिसके परिणाम स्वरूप हमारे प्रदेश के हजारों अधिवक्ता गणों पर न्यायालय की अवमानना के हजारों प्रकरण चलाए गए। हमें इसका कोई मलाल भी नहीं है। संविधान ने आपको दंड देने का अधिकार दिया है और हमने यदि कोई गलती की है तो आप हमें दंड दें। हमारी क्या बिसात हम आपका विरोध कर सके। भगवान शंकर ने भी जब भस्मासुर को वरदान दिया था तो खुद उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए तीनों लोग भागना पड़ा था। माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय, आपके द्वारा न्यायालय का कार्यालयीन समय प्रातः 10:30 बजे से प्रातः 10:15 बजे करके आम जनता के हितों को ध्यान में रखकर किया गया था, परंतु इसके अनेकों दुष्परिणाम हो रहे हैं। इस पर पुनर्विचार करने का कष्ट करें। माननीय हमारे न्यायालयों के कुछ माननीय न्यायाधीश गण अधिवक्ता गणों से असहमत भाषा में बात कर रहे हैं। जरा सी बात में प्रकरण डिसमिस करना, कॉस्ट लगाना न्यायाधीश गणों की गरिमा के प्रतिकूल है। एक अधिवक्ता एक ही समय एक से अधिक न्यायालयों में उपस्थित नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में प्रकरणों को पास ओवर करने के बजाय प्रकरण को डिसमिस करना आम बात होती जा रही है। फाइलिंग सेक्शन में घंटों इंतजार के बाद भी नंबर नहीं आता है। अगर प्रकरण में कोई डिफॉल्ट आ जाए तो डिफॉल्ट के सुधार के बाद प्रकरण कब लगेगा कोई गारंटी नहीं। अगर किसी कारणवश 7 दिनों के भीतर डिफॉल्ट दूर ना हो तो एक मुश्त अनेकों प्रकरण डिसमिस किए जा रहे हैं, जबकि हजारों ऐसे पुराने प्रकरण न्यायालय में अपनी सुनवाई का इंतजार करने के लिए लंबित हैं और उनका नंबर ही नहीं आ रहा है। तो क्या यह नियम उचित है? कृपया पुनर्विचार करें। ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय उच्च न्यायालय को आम जनता को न्याय देने की बजाय प्रकरणों का बोझ कम करने में ज्यादा रुचि है। इसके लिए यह बेहतर होगा कि फाइलिंग सेक्शन में ही माननीय न्यायाधीश पतियों की नियुक्ति कर दिया जाए। मान्यवर, इस साल मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने गर्मी की छुट्टियां 15 दिन आगे बढ़ा दी हैं। जब छुट्टियां मिलेंगी तो बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे। मैं जानता हूं कि यह सब सिर्फ आपने अपनी मर्जी से नहीं किया होगा। हमारी बार के पूर्व अध्यक्ष भी हर समय कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े रहे। इसलिए तो हमारी बार ने उनके स्थान पर अब की बार धन्य कुमार का नारा देकर मुझे आपके सामने सच्चाई से अवगत कराने का अवसर दिया है। मुझे भरोसा है कि आप हमारी पीड़ा को अवश्य सुनेंगे। आज भी आप हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं और आपके द्वारा आपके समक्ष प्रस्तुत की गई समस्याओं को मिनटों में निपटाने की सामर्थ्य रखते हैं। हमारे यहाँ यह परंपरा है कि हमारे घर के बड़े बुजुर्ग जब भी घर से बाहर जाते हैं तो बच्चों को जी भर के लिए उपहार देकर जाते हैं। अतः माननीय न्यायाधिपति महोदय 1 जुलाई से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में जाते हैं। माननीय न्यायाधिपति महोदय 1 जुलाई से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में हार्ड कॉपी की जगह ई-कॉपी फाइलिंग की भी आवश्यक कर दी गई है। इसे लागू करने के पूर्व मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के माननीय सदस्यों से पुनः चर्चा कर उचित निर्णय लेने का कष्ट करें। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मैंने आपके समक्ष अपनी बार की ओर से जो समस्याएं प्रस्तुत की हैं उनका निराकरण करने की कृपा करें।